फीकल इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति के मल होल्ड करने की कैपेसिटी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुनील, कंसल्टेंट पेट्रोलॉजिस्ट एंड छात्र सर्जन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मल व संबंधित एक ऐसी समस्या के बारे में जो देखा जाता है सामान्यतः उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये हर एज के लोगों में भी हो सकती है। लेकिन कंपेयर किया जाए तो ये ओल्ड इंडिविजुअल में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें भी पुरुषों और महिलाओं में अगर कंपेयर किया जाए तो ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है फीकल इनकॉन्टिनेंस, कैसे आप पहचानोगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके कारण के बारे में एज वेल एज इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो सबसे पहले फीकल इनकॉन्टिनेंस में होता क्या है, व्यक्ति के मल होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और व्यक्ति का जो मल होता है अनएक्सपेक्टेडली ही बाहर रेक्टम से बाहर निकल जाता है। बात करेंगे कैसे आप इसको पहचानोगे। तो इसके कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण, अगर आपको ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपको फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या है। जैसे जब भी आपको गैस पास करते हो, जब भी आप गैस पास करते हो उसके साथ मल का निकल जाना, यानी गैस पास करते समय मल का निकल जाना, ये अगर लक्षण आ रहा है। या फिर कोई आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, जैसे फिजिकल एक्टिविटी कोई कर लिया, या फिर कोई ऐसा काम कर लिया जैसे बॉडी हमारी एक्सर्शन में आए, यानी कोई भारी सामान उठा लिया या फिर रनिंग कर लिया, कोई एक्सरसाइज कर लिया। ये सारे काम करने से आपको अगर स्टूल यानी मल जो है आपका निकल जाता है। या फिर आपको जब भी आप मल त्याग करने के बाद आते हो तो देखा जाता है सामान्यतः लोगों के अंडरवियर में स्टूल के टुकड़े यानी मल के टुकड़े लगे हों। तो अगर ये सारे कंडीशन अगर आपको हो रही है तो इसका मतलब आपको फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो गई है। बात करें इसके कारण के बारे में, तो सबसे पहले कारण इसमें देखा जाता है वो एनल स्फिंक्टर के वीकनेस के कारण। एनल स्फिंक्टर हमारे गुदाद्वार के आसपास चारों ओर कुछ स्फिंक्टर मसल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनल टोन को मेंटेन करते हैं, यानी उसके प्रॉपर शेप और पोजीशन में उसको बनाए रखते हैं और व्यक्ति के एनल टोन को मेंटेन करते हैं। इसमें भी स्फिंक्टर की बात करें तो इसमें दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। हर स्फिंक्टर का अपना अपना रोल होता है। इसमें इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो लगभग 80% एनल टोन को मेंटेन करता है। अगर स्फिंक्टर मसल्स में कुछ गड़बड़ी होगी तो व्यक्ति के मल होल्ड करने की कैपेसिटी में दिक्कत हो जाएगी। तो ये स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा सामान्यतः देखा जाता है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे व्यक्ति जब ओल्ड एज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्फिंक्टर मसल जो होती है धीरे धीरे कमजोर होती है। इसके वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है स्फिंक्टर मसल के वीकनेस की वजह से। बात करेंगे दूसरे कारण के बारे में। दूसरा कारण होता है एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। हमारे नीचे की तरफ यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, जिससे जो कि 3 मसल से मिलकर बनी होती हैं, पिबोकॉकेजेस, इलियोकॉकेजेस और इस्चियोकॉकेजेस। अगर इस मसल में कोई समस्या हुई या फिर कुछ लोगों में देखा जाता है जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं, जिसमें लिबिटर नाइन मसल को जो फिस्टुला अटैक होता है पियर्स कर जाता है, इस कंडीशन में व्यक्ति को ये समस्या देखने को मिलता है। और भी मसल में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है। बात करेंगे तीसरे कारण के बारे में, तो देखा जाता है कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। आपने सुना होगा बहुत ही कॉमनली इन्फ्लेमेटरी वॉल डिजीज की वजह से ये समस्या व्यक्ति में देखने को मिलती है। बात करेंगे कुछ चौथे कारण के बारे में। कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे एक नर्व होती है हमारे गुदाद्वार के आसपास जिसे बोलते हैं फुडेंटल नर्व न्यूरोपैथी। अगर इसमें फुडेंटल नर्व में अगर कोई न्यूरोपैथी हुई, कोई दिक्कत हुई, तो उसके वजह से व्यक्ति के को ये समस्या यानी फीकल इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो सकती है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज और डायबिटीज़ के केस में। जी हाँ, डायबिटीज़ के केस में भी व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। तो क्योंकि ऐसे डायबिटीज़ किसी को होता है तो ऐसे डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन आता है जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, उस कंडीशन में व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। कुछ और भी कंडीशन होते हैं, देखा जाता है ट्रॉमा, यानी किसी कारणवश कोई इंजरी हो गई, या फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ जो हमारी सैक्रम बोन होती है उसके पास कोई इंजरी हो गई, उसके वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। और भी एक कारण होता है मिसलेनियस कारण के बारे में बात करें तो जो लोग लंबे समय तक स्टूल सॉफ्टनर यानी पेट साफ करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि लंबे समय तक आप स्टूल सॉफ्टनर का प्रयोग करोगे तो इससे क्या होता है, हमारी आंतों की जो मोटिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, आंतें हमारी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या उनमें देखने को मिलती है लोगों में। तो ये सारे मोटा मोटी मैंने बता दिया, ये सारे कारण होते हैं इस समस्या के। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कंजर्वेटिव में कुछ डाइट और दवाइयों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, अगर ये करने के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आपको जाना पड़ता है सर्जरी के लिए। सर्जरी में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग पेशेंट को बताते हैं डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाई फाइबर डाइट देते हैं। दूसरा होता है बाउल ट्रेनिंग, यानी एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स करते हैं कि इस टाइम पे ही आपको मल त्याग करने के लिए जाना है।
एक पार्टिकुलर रूटीन सेट कर दिया जाता है। जैसे मॉर्निंग में जाना है तो मॉर्निंग में ही जाना है, और या फिर इवनिंग में जाना है तो इवनिंग, एक पार्टिकुलर टाइम सेट करके ये सारे हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। दूसरा जो है, कुछ पेरिनियम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कीगल एक्सरसाइज। जी हाँ, कीगल एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है इस ये सारे कंडीशन के पेशेंट में। तो कीगल एक्सरसाइज कराते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये चीज़ कराने के बाद हम लोग कुछ मेडिकेशन के बारे में बात करें। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे देखा जाता है जिन लोगों को दस्त की समस्या होती है, यानी बार बार उनको मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, या फिर स्टूल डायरिया कंडीशन हो गई, तो इसके वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो इसके लिए एंटी डायरियल ड्रग का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मार्केट में कई सारे अवेलेबल है, लोपरामाइड, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑनिडाजोल, मेट्रोजिल, कई सारे ड्रग हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में सप्लीमेंट भी देते हैं। जैसे कुछ सप्लीमेंट भी होते हैं जो कि स्फिंक्टर मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग चीज़ें देते हैं। ये दवाइयों के बाद, डाइट के बाद, एक्सरसाइज के बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता तो आखिरी में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सर्जरी। सर्जरी में कुछ प्रोसीजर हैं वो कराए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो है स्फिंक्टरोप्लास्टी। इसमें क्या कहते हैं, जो स्फिंक्टर मसल होती हैं उसको अटैच करके मसल के अराउंड, गुदाद्वार के मसल के अराउंड अटैच करके उसको स्टिच लगा देते हैं, जिससे बोलते हैं स्फिंक्टरोप्लास्टी। ये कराते हैं। दूसरा है सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन। हमारे रीढ़ के नीचे की हड्डी के नीचे की तरफ एक नर्व बोन होती है जिसे बोलते हैं सैक्रम। वहाँ से नर्व निकलती है, तो जो कि सप्लाई करती है हमारे एनल कैनाल को। जैसे F2, F3, S4 जो सैक्रम में होती हैं बोन, तो उसमें से नर्व निकलती हैं जो हमारे एनल कैनाल को सप्लाई करती है। तो इसको नर्व को स्टिमुलेट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो किया जाता है। एक सर्जरी होती है जिसे बोलते हैं कोलोस्टमी, ये भी कराया जाता है। तो सामान्यतः देखा जाता है ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं इस कंडीशन में। कुछ सर्जरी और भी होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्फिंक्टर वाली टेक्निक होती है, इसमें भी सर्जरी करते हैं और ये पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। लेकिन इस सारे सर्जरी में ये देखा जाता है सामान्यतः कि ये दोबारा होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जिनको भी ये समस्या बन रही है, ये वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको अपने बीमारी के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।